हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अमन जायसवाल एंड आई वेलकम यू टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में हो सकता है। आपको पता ही है कि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। और अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर पढ़ाई में क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप लोग इसी चीज़ में फंसे हुए हैं। तो इन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने हूँ। एक एक करके बात करेंगे। देखो, कभी भी आप किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करना शुरू करते हो तो उसमें ना एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो तो रिजल्ट्स अपने आप आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आता है सिलेबस को कंप्लीट करना, और सिलेबस को कंप्लीट करते हुए कुछ नोट्स बनाना। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है उन नोट्स का रिवीजन करना, और फिर तीसरे नंबर पर आता है जो अभी तक आपने रिवाइज करा है, जो आपने अभी तक याद करा है, उसके बेसिस पर चीजों की प्रैक्टिस करना। और जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो तब आपका इंप्रूवमेंट धीमे 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 आपको दिखाई देने लगता है। और जब आप इस स्टेज पर आते हो तो लास्ट स्टेज होती है, ये होती है मॉक टेस्ट की। सबसे ज्यादा अहम रोल मॉक टेस्ट प्ले करता है। इसके पीछे कई वजह हैं। पहली, आपको यह पता चलता है कि आप एग्जामिनेशन के प्रेशर को कैसे झेल पा रहे हो, कैसे हैंडल कर पा रहे हो। मॉक टेस्ट का मतलब सिर्फ ये देखना नहीं होता कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, 100 में से मैंने कितने सही किए कितने गलत किए। मॉक टेस्ट से ये भी आपको पता चलता है कि जो एग्जाम में आप रियल लाइफ सिचुएशन फेस करोगे उसमें आप अभी कैसे रिएक्ट कर पा रहे हो, कि 1 घंटे में आप लगातार बैठ भी पा रहे हो कि नहीं। पॉइंट समझ रहे हो ना, कि जब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हो तो आपकी 1 घंटे लगातार फिक्स होकर के बैठने की आदत पड़ती है। समझ रहे हो, उस अहमियत को समझिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट को देने का सही तरीका क्या होता है, इसके पर्पस क्या होते हैं। तो पहला पर्पस तो यही, ऑब्वियसली आपकी नॉलेज को चेक करना कि आप कहां पर इंप्रूव हो रहे हैं। जो क्वेश्चंस गलत हुए आपसे आपको पता चलता है कि भाई इस एरिया में मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि लास्ट मोमेंट पर पेपर से 10-5 दिन पहले आप सिर्फ उन उन एरियाज की पढ़ाई करो जो गलत हो रहे हैं, जहां पर आपसे गलतियां हो रही हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि भाई आपकी बैठने की हैबिट पड़े, पेपर में आप कैसे रिएक्ट करोगे, पेपर में आप कैसे बिहेव करोगे, वो आदत अभी से पढ़ना शुरू हो जाए। ये मॉक टेस्ट का पर्पस होता है। तो चलिए देखते हैं कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का सही तरीका आपके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है। तो हम एक एक करके इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज, जब भी आप मॉक टेस्ट दो तो एक टाइमर सेट कर दो। अब देखो, एसबीआई क्लर्क का पेपर 60 मिनट का होता है, तो आपको 60 मिनट के अंदर ही इस पेपर को देना है। टाइमर सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से आपको एकदम रियल लाइफ जो सिचुएशन आप फेस करोगे एग्जाम में वो फील आएगा। तो पहला काम आपको यही करना है कि भाई टाइमर सेट करके बैठना। मोबाइल में एयरप्लेन मोड लगा देना, वाईफाई वगैरह सब बंद कर देना, सिर्फ टाइमर लगा देना। अलग से घड़ी लेने की जरूरत नहीं है। टाइमर मतलब टाइमर। ऐसा नहीं कि आपने 11 बजे शुरू करा तो आप 12 बजे बंद कर दोगे, नहीं, उसको रिवर्स ऑर्डर में शुरू करो। पहली चीज, टाइमर लगाना सबसे पहला काम है। दूसरी बात, जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे तो कोशिश नहीं करनी है, ये काम करना ही है, ये कोशिश नहीं है, एक ही बार में देना है। स्लॉट बुक कर लो। एसबीआई क्लर्क का पेपर जिस स्लॉट में होता है आपको वैसे ही देना है, चाहे वो 10 से 11 हो, चाहे वो 12 से 1 हो, चाहे वो 3 से 4 हो, या 2 से 3 हो, उसी टाइम पर बैठना। अब ये अभी तो आपको टाइमिंग नहीं पता है, क्योंकि आपको जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चलेगा कि किस टाइम पर मेरा पेपर है। तो आप इस चीज को लेकर के एक्टिव रहना, कि जिस मोमेंट पर आपका एडमिट कार्ड आए वहीं आप उसको तुरंत डाउनलोड करने के बाद फिर उस दिन से जो मॉक टेस्ट दोगे आप, वो उसी समय पर होना चाहिए जिस समय पर आपका पेपर है। भाई मान लेते हैं कि अभी आपके पास 15 दिन का टाइम है, एडमिट कार्ड आएगा 7 दिन पहले, तो अभी 8 दिन तो आप किसी भी समय पर पेपर दे लो, लेकिन एक ही बार में पूरा पेपर देना है। 10 बजे बैठे तो 11 बजे उठे, 12 बजे बैठे तो 1 बजे उठे, 1 बजे बैठे तो 2 बजे उठे। इस बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, घर में कुछ भी हो जाए आपको पेपर नहीं छोड़ना है। अब 7 दिन पहले जब आपका एडमिट कार्ड आ गया तो आपने देखा कि भाई मेरा जो पेपर है वो 11 से 12 बजे है या 2 से 3 बजे है, तो अब अगले 7 दिन जो मॉक आप दोगे वो सिर्फ उसी समय पर होना चाहिए जिस समय पर पेपर है, ताकि आपका उस मोमेंट पर उस टाइम पर बैठने की हैबिट डेवलप हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, पेपर को एक ही सिटिंग में आप उसको पूरा करेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि आधा अभी कर लिया आधा बाद में कर लेंगे, घर पे कोई आ गया था तो हमें थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक देना पड़ गया, पॉज करना पड़ गया, ये सब बहानेबाजी छोड़ दो। असल पेपर में क्या होगा वो काम आपको अभी यहां करना है, ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, कभी भी पेपर को एक ही बार में सॉल्व नहीं करना है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं समझो।
क्वेश्चन नंबर्स आपके सामने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 100 नंबर तक लिखा हुआ है। ये कर दिया हो गया, ये कर दिया हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, पांचवें पर अटक गए, पांचवें पर अटक गए। अब भाई मैं छठा तो तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं पांचवा नहीं कर लूंगा। दिमाग लगा रखा है आपने इस पे। 10 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, 30 सेकंड हो गए। अब आपको लगता है कि यार 30 सेकंड हो गए तो आ ही जाएगा, और 10-5 सेकंड की बात है, फिर भी नहीं आया। अगर कहीं पर आप अटक रहे हो तो उस क्वेश्चन को वहीं पे स्किप कर दो। पेपर कभी भी एक बार में पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं कम से कम 2 बार में या फिर 3 बार में। तो 2 बारी तो कम से कम करना ही करना है। 2 बार में कैसे करोगे? सबसे पहला काम आप वो करो जिन क्वेश्चंस को आप देखते ही टिक कर सकते हो। आपको पता है कि ये तो मुझे आता ही आता है, तो सबसे पहली बार में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां पर आप 100% कॉन्फिडेंट हैं। तो मान लो ऐसे क्वेश्चंस लगभग 50 क्वेश्चंस है जहां पर आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि भैया ये तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 घंटे में आपने 50 क्वेश्चंस कर लिए। अब आप कहेंगे सर वहां तो टाइमिंग सेक्शन वाइज होती है, तो आप उस सेक्शन वाइज में उसको अप्लाई कर लो, 35 35 और 30 में, राइट? टाइमिंग, अगर वहां पर टाइमिंग का इश्यू तो है, देखो टाइमिंग फिक्स होती है 20 मिनट, तो आप अगले सेक्शन पर नहीं आ सकते। तो आप क्या कर लो, उन्हीं 35 क्वेश्चंस में दिमाग लगा लो कि भाई उन 35 क्वेश्चंस में ये तो मैं 100%, भाई 35 क्वेश्चन मैथ में थे, रीजनिंग में 35 और इंग्लिश में 30। तो उन 35 में मान लेते हैं कि लगभग 22 क्वेश्चंस हैं जो आपने 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लिए। अब जो टाइम बचा, अब जो 13 क्वेश्चंस बचे हैं उसे अब दोबारा से करो, दोबारा से करो। 20 मिनट में से आपने 13-12 मिनट लगा करके 22 क्वेश्चंस कर लिए, तो अब जो 8 मिनट बचे हैं उसमें ये वाले क्वेश्चंस पे नजर डालो और कोशिश करो कि ये हो जाए, और चांसेस है कि अब ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। सेम चीज आपको यहां करनी है, सेम चीज आपको यहां करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही रखना है। कहने का मतलब यह है कि पूरा पेपर एक बार में सॉल्व नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 फिर 2 फिर 3, ऐसा नहीं है। पढ़ा, समझ में आ गया, टिक करके आगे बढ़े। टिक नहीं करना था, 1-2 मिनट लगना था सॉल्व, 1-2 मिनट तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 10-20 सेकंड में हो रहा था, कॉन्फिडेंट थे आप, कॉन्फिडेंस आपको आ गया कि हाँ भाई मुझे आता है, 100% आता है, कोई मुझे बोलेगा भी कि इसका आंसर ये नहीं ये, तो मैं मानूंगा नहीं, मुझे पता है मैं सही हूं। जहां पर ऐसा कॉन्फिडेंस हो वहां पर उसको तुरंत टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे करके कम से कम अगर आपने 50 क्वेश्चंस भी कर लिए तो आपके 50 नंबर तो पक्के हो गए। फिर जब आपने दूसरी रीडिंग शुरू करी, दूसरी बार में किया, तो आपने लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस आपने यहां से कर लिए। तो भी आप देखो 75 to 80 क्वेश्चंस जो आप करके आ रहे हो, यहां पर आप 100% एक्यूरेसी के साथ करके आ रहे हो। 100% नहीं है अगर, तो ये 98 या 95% एक्यूरेसी है। अगर ये भी है तो बहुत बढ़िया बात है। क्यों, मैं बता देता हूं। आपने, बहुत ध्यान से समझना, 90 क्वेश्चंस करे 70% एक्यूरेसी के साथ में। कितनी एक्यूरेसी के साथ में? 90 क्वेश्चंस 70% एक्यूरेसी के साथ। एक बच्चा है जिसने ये काम करा, 90 क्वेश्चंस करके आया, उसमें एक्यूरेसी 70% की थी। कितने क्वेश्चंस करे तो सही कितने हुए? 63। मतलब 70% एक्यूरेसी का मतलब सही कितने हुए? 63। तो अब जो बचे हुए 27 क्वेश्चंस थे उसके नेगेटिव मार्किंग भी तो जाएगी ना, उसकी भी तो नेगेटिव मार्किंग जाएगी। तो 7 नंबर आप इसमें से और कम कर दो, तो उसका जो स्कोर आएगा लगभग वो आएगा 58 नंबर के आसपास। 58 नंबर के आसपास उसका स्कोर आएगा। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने 90 नहीं करे, उसने 80 क्वेश्चंस करे, उसने 80 क्वेश्चंस करे और उसकी एक्यूरेसी थी 90% की। कितनी? 90% की। 80 क्वेश्चंस करे तो इसका स्कोर कितना आएगा? 8 ने 72, 72। अब कितने गलत हुए? 10 क्वेश्चंस, तो 2.5 नंबर इसमें से और कम कर दो। फिर भी अगर आप देखोगे तो इसके 70 नंबर आ गए, और ये बंदा एकदम रिलैक्स है, मस्त मूड में है। एक्यूरेसी मैटर करती है भाई, ज्यादा क्वेश्चन करना इज नॉट द गेम। सिस्टम को समझो। तो दूसरा काम आपको क्या करना था कि कभी भी पूरा पेपर एक ही बार में नहीं करना है, उसको कम से कम 2 या 3 बार में करना है। पहली बार में वो क्वेश्चंस जो देख करके ही आपको अंदाजा लग गया कि मैं 100% श्योर हूं, कर दूंगा, हो गया, खत्म। इसके बाद में अगला काम जो आपको करना है, स्किप करना सीखो कि कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये तो जरूरी है, अटेम्प्ट करो ही करो, लेकिन किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, स्किप करना, वो भी आपके लिए जरूरी है कि भाई ये वाला क्वेश्चन जो है मैं अटक जाता हूं, मुझे 1 मिनट 2 मिनट लगते हैं, मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, इंग्लिश की बात बता देता हूं, इंग्लिश में उन्हें पैरा जंबल में दिमाग लगाना पड़ जाता है कि भाई पैरा जंबल में मैं हर बार फंस जाता हूं, तो मैं पैरा जंबल नहीं करूंगा। तो अब मान लो 30 में से तुमने 5 क्वेश्चन पैरा जंबल के नहीं भी करे, तो बाकी तो आप कर रहे हो ना,
बाकी भी दिमाग लगा लो कि आपको पता है पैराजंबल में दिमाग खराब हो जाता है, मेरा नहीं होता। अगर ऐसा कोई डिफिकल्ट सा आ जाए तब मैं एक सिचुएशन बता रहा हूं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको अर्थमेटिक में बड़ा मजा आता है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन उनका अलग से आ जाए, इक्वेशन वाला आ जाए, तो आप फंस जाते हो, तो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन ये आपको तब पता चलेगा जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रहे हो और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां पर आपसे बार बार गलतियां हो रही हैं। बात समझ में आ गई? इसके बाद में पेपर का एनालिसिस, ये सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है, सबसे ज्यादा जरूरी। एनालाइज करना क्यों जरूरी है? आपने जब पेपर अटेम्प्ट करा मॉक टेस्ट, तो 100 क्वेश्चंस वहां पर होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। 100 क्वेश्चंस वहां पर होते हैं, तो उन 100 में से आपने 60 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट कर दिए, बिल्कुल ठीक हो गए, करेक्ट हो गए। कितने गलत हुए? 35। अब इन 35 पे आपको क्या काम करना है? इन 35 को आपको सेग्रीगेट करना है कैटेगरी वाइज, कि भाई इन 35 मैथ के इस चैप्टर के इस टॉपिक के ये क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश में इस चैप्टर के इस टॉपिक के ये क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग में इस चैप्टर के इस टॉपिक के ये क्वेश्चंस हैं। और ये वाले टॉपिक हैं जिनमें मैं सबसे ज्यादा गलतियां कर रहा हूं, जैसे कि इंग्लिश में मान लेते हैं कि वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जहां पर मैं सबसे ज्यादा गलतियां कर रहा हूं। टेंस में मेरी बार बार गलतियां हो रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों चैप्टर्स पे मुझे और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो फिर मैं क्या करूंगा, अपनी पेड क्लास से या वाईटी की क्लासेस से मैं इन टॉपिक्स को दोबारा देखूंगा, इस पे और कंसेप्ट्स अपने क्लियर करूंगा और प्रैक्टिस करूंगा। इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। गधों की तरह पढ़ाई नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है? मेहनत कम, रिजल्ट ज्यादा। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इतनी चीजें फॉलो कर ली तो समझ लो पेपर तो अच्छे से हो ही जाएगा। दूसरी बात यह है कि जहां आप ज्यादा गलतियां कर रहे थे, अब आपको इसी के नोट्स बनाने हैं एक अलग सेपरेट नोटबुक में, एक छोटी सी पतली सी नोटबुक अलग से लेना और उसमें नोट्स बना लेना। ये करना होता है, ठीक है? एक और वीडियो लेकर के आऊंगा, मैं एग्जैक्टली पूरा मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको दिखा दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये काम हो गया। अब इसके बाद में नोट्स बनाने वाली बात जो मैंने आपको बताई है, ये आपको करनी है। और जो लास्ट मिनट रिवीजन होगा पेपर से पहले, वो लास्ट मिनट रिवीजन इन्हीं चीजों का होगा, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नोट्स का, ठीक है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो। एक सिस्टम है, उसको फॉलो करिए। ये एक दो बार में आप नहीं कर पाओगे, इसको करना पड़ेगा। 5-6 बार आप जब करोगे तब आपका एक फ्लो बनेगा, तब आपको समझ में आएगा। अभी से करना शुरू कर दोगे तो एसबीआई क्लर्क जो ये वाला होने वाला है, इसी में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं तो जो आने वाले पेपर्स हैं उसमें तो डेफिनेटली मिलेगा। बेटा प्रोसेस पे फोकस रखो, रिजल्ट अपने आप आते हैं। आपको अगर यहां से कहीं दूसरी जगह घूमने जाना है, मान लो आपको दिल्ली से बैंगलोर जाना है, तो आपको बैंगलोर पे फोकस नहीं करना है। आपको जो बीच रास्ते में चीजें मिलने वाली हैं उस पर फोकस करना है। कैसे जाओगे? बाई रोड जाओगे, बाई एयर जाओगे। आपको अगर रोड से जा रहे तो कार से जाओगे, बस से जाओगे, ये सब अरेंजमेंट करने हैं। बैंगलोर तो अपने आप पहुंच जाओगे ना। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रोसेस इज द थिंग, प्रोसेस इज द की। जिस बच्चे ने इस बात को समझ लिया है उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं अमन जायसवाल मिलता हूं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर लेकर के आऊंगा। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूं कि इसी का एनालिसिस दिखा दूं। अगर चाहते हो कि मैं एक लाइव मॉक टेस्ट दिखा दूं कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो कमेंट करके बताना। या फिर कोई और टॉपिक अगर आपको चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।